स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मेरा ख्याल है इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये अनलॉकडाउन वाला जो सिस्टम है समाप्त हो और फिर एक सामान्य प्रक्रिया जो विद्यार्थियों का होता है, इंस्टीट्यूट जाना आना, घूमना फिरना, पढ़ना, सब कुछ अवेलेबल हो जाए। तो मान के चलिए सितंबर से काफ़ी कुछ हो जाना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ऐसी ही बातें चल रही हैं, पर देखिए कहाँ तक ये सच्चाई से सरोकार होता है। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आज हमारा है काम करंट अफेयर्स में 7 और 8 अगस्त के बारे में बात करना। 7 अगस्त और 8 अगस्त के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स हमारे सामने आता है। 7 अगस्त, जैसा कि जानिए अखबार में एक न्यूज आया। न्यूज ये, VVIP planes to Boeing 777-300 from America after refurbished cost dash 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 just for President, Vice President and for PM only. Both inducted in 2018 Air India fleet and ठीक है, profited went to be the Dallas for USA now coming on August 24 and September 24, one by one. Both will be part of Indian Air Force fleet equipped with missile warning system 2. चलिए ये न्यूज आया, अब इसको समझिए, ध्यान देना है। वाजपेयी जी के समय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए विशेष विमानों का बेड़ा तैयार करवाया गया, जो बोइंग श्रेणी के विमान थे। ऐसे 3 हाईटेक विमान बनाए गए ताकि ये 3 जो बड़े पद धारण करने वाले लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जब कभी विदेश जाते हैं या भारत के किसी क्षेत्र में जाते हैं, उनके लिए अति सुरक्षित विमान का बेड़ा हो, जिसको नाम जैसे अमेरिका का है ना क्या, एयरफोर्स 1, ऐसे यहाँ एयरफोर्स 1 के तर्ज पर लाया गया। 3 बोइंग विमान, तीनों का नाम रखा गया राजकमल, राजदूत, राजहंस, वाजपेयी जी के समय। अब लेटेस्ट आइए, उन्हीं में से 2 विमान जो 2018 में आए, अपलिफ्ट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया, और वो बोइंग 777-300 था। और ये बोइंग विमान 2018 में इंडक्ट हुआ। अब इस विमान को जिस तरह से पूरी दुनिया में टेंशन, तनाव चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, चीन के साथ संदर्भ चल रहा है, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री को अति सुरक्षा के घेरे में रहना चाहिए और आसमान में भी कुछ उल्टा ना हो जाए, उसको ध्यान में लेते हुए 2 भारतीय विमान जो ऑलरेडी अमेरिका में डलास में ही बना था बोइंग की कंपनी में, उसे वापस डलास भेजा गया है कि इसको हाईली इक्विप्ड करिए, हाईली वेपनरीज से फैसिलिटेट करिए और मिसाइल, एंटी मिसाइल वार्निंग सिस्टम से भी इंप्रूव करिए, और मिसाइल दागने वाली भी 2 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और बड़ा सा चैम्बर हो, रिपोर्टर के साथ बातचीत करने का हो, बहुत सारे, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं, इस तरह का हो। ऐसे 2 विमान बनने के लिए गए थे 2018 में। अब वो बन गया है। एक 24 अगस्त को आना था, आया है कि नहीं अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है, और एक 24 सितंबर को आएगा। तो इसको कहते हैं VVIP प्लेन। ये प्लेन इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत रहेगा, एयर इंडिया के तहत नहीं रहेगा, ताकि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। और इस विमान से यही 3 लोग या उनके साथ जाने वाले लोग यात्रा कर सकते हैं, कोई और नहीं, अदर मिनिस्टर नहीं। तो ये चीज़ है। अब अगला है FATE, मालूम है सबको, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप जैसा कि जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आगामी बैठक अक्टूबर 2020 में इंडिया में होने वाली है। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछली बैठक में FATF ने पाकिस्तान को बहुत कुछ के आधार पर ग्रे लिस्ट में रखा था, और उसको 30-35 ऐसी चीज़ें बताई गई थी कि इन मसलों पर अगर आप अपने आप को सुधार लेते हैं, ऑन द ट्रैक हो जाते हैं, तो फिर आपके पाकिस्तान को हम
ग्रे लिस्ट से हटा देंगे, और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम ग्रे लिस्ट से अगली बार उठा करके ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की संस्था जो है, के तहत अगर किसी देश को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है कुछ आधार पर, तो उस देश में निवेश कोई जल्दी नहीं करता, कोई देश उसे उधार नहीं देता, उसके साथ जल्दी कोई राजनयिक संबंध नहीं रखना चाहता, वो रिस्क में चला जाता है, ऐसे व्यापार ट्रेड सब में प्रॉब्लम होती है। तो ये हालात पैदा हो सकता है पाकिस्तान के साथ। हालांकि पिछली बार ही उसे ब्लैक लिस्ट में रखा जाना था, पर उसके रिक्वेस्ट से उसे एक और चांस दिया गया, यू हैव टू रिफॉर्म, इफ नॉट देन विल बी। तो अक्टूबर में है, इसीलिए वो दाऊद इब्राहिम के लिए कहता है कि नहीं वो पाकिस्तान में है, फिर दबाव में आके कहता है नहीं ये पाकिस्तान में नहीं है। कुछ ऐसे संस्थानों पर, टेररिस्ट लोगों पर बैंड लगाता है और प्रतिबंधित करता है, उसके अकाउंट्स जब्त करते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन है कि आपको करना है। इफ़ यू आर नॉट देन यू हैव टू ब्लैक लिस्ट। तो ये याद रखिएगा, FATF इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब है बेटा व्यापार के, बिजनेस के भाषा में, अगर कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार का स्किल रखता है, स्किल्ड इन वन सब्जेक्ट, वन आर्ट, in one direction, that persons is saying in the traditional professional ideas called I shaped. I सिंगल होता है ना, I shaped, एक ही क्षेत्र में। और जब कोई व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टी स्किल्ड होता है, बहु विद्वान होता है, बहुगुणी होता है, कई क्षेत्रों के उसके अच्छी जानकारी है, अनुभव है, तो उसको क्या कहते हैं, टी शेप्ड। टी में 3 एंगल बन जाते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं। तो आई शेप्ड नॉलेज, टी शेप्ड नॉलेज, यानी वन वे नॉलेज, मल्टीपल नॉलेज, ये मतलब है। मल्टीपल नहीं, मल्टी नॉलेज, ये चीज है। अगले पॉइंट पर आइए। भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ समय समय पर, औद्योगिक क्रांति, इसके तहत देखा जाए तो पहली औद्योगिक क्रांति आफ्टर इंडिपेंडेंट 1948 पहली औद्योगिक नीति बनी, यानी इंडियाज इंडिपेंडेंट सिचुएशन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल related laws that was come enforced in 1948. Second, in 1991, LPG policy, new economic policies. And the third, IT sectors revolutions, known as the IT sector revolution, is called the IT revolution. यानी कि हम IT सेक्टर में देखते हैं रिवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र का। और चौथा जो रिवोल्यूशंस माना जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसे कहा गया है 4.0 रिवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो एजुकेशन सेक्टर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माना जाता है, आईटी सेक्टर को थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माना जाता है, और एलपीजी पॉलिसी को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माना जाता है, और 1948 में जो आया था उसे हम फर्स्ट मानते हैं। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। 90% इंडियाज मोबाइल सेलिंग इज डोमेस्टिक प्रोड्यूस नियर अबाउट 33 करोड़ सेट। भारत में लगभग 33 करोड़ फोन बिकते हैं साल में। इस 33 करोड़ फोन में से 70% फोन, लगभग 22 करोड़ 23 करोड़ फोन भारत में ही निर्मित होता है। समझ में आए? भारत के कुल फोन खपत का 70% भारत में ही निर्मित होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। विदेशी कंपनियां भारत में आके फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इंडियन कंपनियां भी फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये मतलब। नेक्स्ट, अडानी टोटल एक कंपनी है, तो अडानी प्लस फ्रेंच पेट्रोलियम कंपनी जिसका नाम है टोटल, याद रखिएगा, अडानी टोटल एक कंपनी है, इसमें अडानी कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच पेट्रोलियम कंपनी
जिसका नाम है टोटल। तो टोटल इज ए सेपरेट कंपनी, अडानी इज ए टोटल सेपरेट कंपनी, अडानी इंडियन कंपनी, एंड टोटल इज petroleum company of France. So Adani and Total come together to form a new company to work in India. In that respect, Adani Total, a new company formed to come together. Signed agreement to open petrol pumps in India. यानी अडानी कंपनी और फ्रांस की पेट्रोलियम कंपनी जिसका नाम टोटल है, ये दोनों आपस में कंपनी बना करके भारत में पेट्रोल पंप्स के चेन ओपन करने जा रही है। जैसे है ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, रिलायंस का है, एसआर के भी कहीं कहीं है। तो अब आपको अडानी टोटल नाम से भी पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे जो ओपन होगा। इट विल टेक टाइम, मिनिमम 2 years प्रोसेस है ना। अब आई टाटा परचेज्ड अडानीज गैस 37.4% शेयर। टाटा कंपनी जो है पावर बिजनेस में तो थी, टाटा पावर, लेकिन गैस के बिजनेस में नहीं थी, और गैस भी एनर्जी का है। तो अडानी गैस जो है, अडानी की कंपनी का जो एक कारोबार है अडानी गैस, उस अडानी गैस की कंपनी का 37.4% स्टेक शेयर टाटा कंपनी ने खरीदा है, और इस तरह से अडानी के साथ वो गैस वेंचर में भी उतर गई है टाटा पावर्स। नेक्स्ट, स्मार्ट इंडिया हैकाथन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो हुआ था उसका फर्स्ट प्राइज गोज टू उन्नत रक्षा, ठीक है ना, पोडुगोई की पुणे, ठीक है, संस्थान, यानी डाइट। पुणे की एक संस्थान है जो उन्नत शिक्षा देती है, और ये संस्थान को इस बार का जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथन का फर्स्ट प्राइज गया। मालूम है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 4-5 दिवसीय एक हैकाथॉन हुआ था, जिसमें हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए कुछ चीजों को डिजाइन करना था। नेक्स्ट, फर्स्ट वीकली फार्मर ट्रेन। याद रखिएगा, भारत का यानी इंडियन रेलवे का पहला किसान ट्रेन यानी फार्मर ट्रेन जो वीकली चलेगा की शुरुआत हो गई। कम ऑन द ट्रैक, जरा सुनिए। फर्स्ट वीकली फार्मर ट्रेन नोन एज किसान रेल हैज बीन रन ऑन द ट्रैक बाय इंडियन रेलवे। अब सवाल क्या, जरा गौर फरमाइए, कहां से कहां? तो देवली से लेकर दानापुर। देवबली इज ए प्लेस इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड दानापुर इज इन पटना बिहार। तो याद रखिएगा, देवलाली एक जगह है नासिक में महाराष्ट्र में, और दानापुर पटना के पास बिहार में। तो इन दोनों के बीच एक ट्रेन चली है जो फार्मर ट्रेन है, किसान ट्रेन है, और ये पहला है किसान ट्रेन। इस तरह की बात हमारी निर्मला सीतारमन, माननीय मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय, ने बजट भाषण में दिया था। अब इस बात को समझिए। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने यह कहा था कि किसानों के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत जल्दी परशेबल हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, नुकसान हो जाता है, लोकल मार्केट की जगह अब अन्य जगहों पर भी भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय लगने की वजह से क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, पैसे नहीं मिलते। तो हम किसानों के ख्याल से किसान अपने सामान को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अक्रॉस इंडिया कहीं भी बेच सके, किसी भी मार्केट में ले जाए। जरूरी नहीं, मजबूरी नहीं कि लोकल में ही उसे खपाए, कीमत कम होने पर भी वहीं, कहीं भी। इस ख्याल से इंडियन रेलवे किसान रेल के नाम से एक रेल चलाएगी, जिसमें रेल में बहुत सारे डब्बे जो हैं रेफ्रिजरेटेड होंगे, यानी शीतलन युक्त होंगे। रेफ्रिजरेटेड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को रखा जा सकता है, और भारत के किसी कोने से किसी कोने में दूध, दही, घी, मक्खन, चीज, पनीर नहीं, सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पहुंच सकता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्या होगा, कीमत सही मिलेगी, वक्त पर पहुंचेगा, परशेबलनेस खत्म हो जाएगा, और ये किसान के हित में होगा,
और इससे इंडियन रेलवे को भी फायदा है। तो रेफ्रिजरेटेड ट्रेन, तो बहुत सारे बोगीज रेफ्रिजरेटेड वाले होंगे, थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा पर कीमत मिल जाएगी। तो ये इंडियन रेलवे ने शुरुआत कर दी है, और ये रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में ये सवाल मायने रखता है। चलिए, तो कहने का मतलब है इंडियन रेलवे स्टार्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इन, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, 43 containers, 4 cargo center will be developed, New Delhi to New Delhi Azadpur, okay, and राजा का तालाब यूपी और गाजी घाट एंड लासलपुर महाराष्ट्र, इन इतने जगह पे कंटेनर डिपो बनाएगी जहां पे सामान लाद के डिफरेंट जगह पे जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी जहरीली शराब पीने से पंजाब में भी 100 से ज्यादा लोग चल बसे, और यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, और यही हाल क्या कहते हैं वहां कर्नाटक या केरला में हुआ, कर्नाटक में। तो जहरीली शराब पीने से पंजाब में 100 मरे, महाराष्ट्र में 50, आंध्र प्रदेश में भी 100 मर गए। और आंध्र प्रदेश में तो बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर ही पी लिया, क्योंकि उनको लगा कि अल्कोहल है और अल्कोहल नशा देगा, पूरे शरीर को जला के राख कर दिया, अंदर ही अंदर मर गए। डिप्रेशन दूर करने हेतु अमेरिका ने इनहेलर दवा बनाई है जिसका नाम है, ठीक है, स्प्रावेटो सेकेंड। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं, रहने दीजिए। अब आइए लिखिए नेक्स्ट, ध्यान से सुनना है। 8 अगस्त पे आ गए और ये आपका हो चुका। अब 8 अगस्त की ओर चल पड़े हैं हम लोग। 8 अगस्त पे ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, एक न्यूज आया, न्यूज ये है, फूड विजन 2050 प्राइज फॉर, ठीक है, नांदी फाउंडेशन, द रॉकफेलर फाउंडेशन सेलेक्टेड, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट Nandi Foundation as one of the top 10 visionaries in the world for Food Vision 2050 prize $2 lakh. Its Araku-nomic model was applied in Araku and Wardha. Araku-nomics was based on work with tribal farmers in Araku for near 20 years. This model tributes to Araku farmers to produce world-class coffee that launched in 2017 in Paris, and planting 25 million trees in Araku to transform 955 villages carbon. अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक न्यूज आया, उसका हम सेलेक्टेड पॉइंट लिखे, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश के हमारी एक अराकू जनजाति है वर्धा और उसके आसपास में, और उस अराकू जनजाति बहुत अच्छा अपना जैविक रूप से कॉफी का उत्पादन करती है। तो एक नांदी फाउंडेशन संस्था है भारत की, जो फ्यूचर में फूड कैसा होगा, किस तरह की फूड सिक्योरिटी होगी, कोई बीमारी ना हो, तो जैविक खेती और आगे बढ़ेगी। तो 2050 को ध्यान में रखकर, जैविक खेती को ध्यान में रख करके, ये जो अराकू जनजाति के लोग हैं, वारधा जनजाति के लोग हैं, उनके साथ मिलकर ये नांदी फाउंडेशन, जो नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है, वह लाखों पेड़ लगवाती है, जो भविष्य में ये पेड़ काम देगा जैविक एग्रीकल्चर के ख्याल से, फ्रूटिंग वेजिटेबल्स के ख्याल से। और जो एरोमेटिक यानी अराकोनॉमिक्स जो एक कॉन्सेप्ट ये लेके आई है, यानी अराकू जनजाति के एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको नाम मिला अराकूनॉमिक्स, जिसे नांदी फाउंडेशन अपग्रेड कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है, और इनके प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचा रही है। इसको लेकर के एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है
नांदी फाउंडेशन का, जो 2050 की थिंकिंग को लेके चल रही है, और भविष्य में इसी तरह के फूड सिक्योरिटी होंगे और बहुत ही हाइजेनिक फूड्स होंगे। इस ख्याल से उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अब जैसे मोदी जी जिस तरह से इकोनॉमी देश का चलाते हैं, उसे मोदिनोमिक्स कहा जाता है। जापान के शिंजो एबे एज ए प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की इकोनॉमी चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एबेनोमिक्स। शिंजे एबो, तो एबेनोमिक्स, मोदिनोमिक्स। हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जो थे, और उनकी जो इकोनॉमिक ऑपरेटिंग का आइडिया था, उसे नाम मिला क्या? मनमोहनोमिक्स। तो याद रखिएगा, मनमोहनोमिक्स, मोदिनोमिक्स, एबेनोमिक्स, और ये क्या है? अराकोनोमिक्स। यानी अराकू जनजाति के लोगों की जो इकोनॉमी है, उसको हाईलाइट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। इट्स ए गुड आइडिया, फ्यूचर यहां है, ये याद रखिए। 7 अगस्त 2020 प्लेन क्रैश, ठीक है, ऑन कालीकट एयरपोर्ट रनवे, एयर इंडिया, दुबई टू कालीकट फ्लाइट, 18 died, so far 21 died. Kozhikode under Vande Bharat mission, district Mallapuram. Tabletop airport, one third in, there are 3 airports in India, but more than 5. ठीक है, डेंजर एयरपोर्ट है ये। ठीक है, करीपुर एयरपोर्ट कहते हैं इसे, कोझिकोड एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब कुल मिला के बात समझिए। कोरोना के काल में हमने, हमारे एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन चलाया है, जिसके तहत विश्व में भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं, जो अपने देश आना चाहते हैं, अगर वो कोविड पेशेंट नहीं है तो उन्हें लाया जा रहा है, जो निगेटिव है तो लाया जा रहा है। इसी क्रम में दुबई से एक फ्लाइट, दुबई से एक फ्लाइट कालीकट कहिए या कोझिकोड कहिए या करीपुर कहिए या मल्लापुरम कहिए, केरल के लिए एक फ्लाइट आनी थी। वो आई और रात के समय की बात थी, बारिश बहुत थी, विजिबिलिटी डाउन थी, और भी जो भी कारण हो, प्लेन क्रैश कर गया। आया, लैंड किया, पर उसको ब्रेक नहीं लगने से, स्कीट करने से प्लेन जो है, टेबल टॉप है तो जैसे समझे कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है, और प्लेन नीचे उतर गया और खाई में गिर गया। कोई बड़ा खाई नहीं था, 30 मीटर नीचे। इससे प्लेन 2 टुकड़े में टूट गया। आग नहीं लगी, थोड़ी बहुत जो है बुझा दी गई, और इस तरह से लगभग, बारिश हो रही थी, देन एंड देयर 18 लोग मर गए। लेकिन अब का जो परसों का रिपोर्ट है, कुल कुछ इलाज चल रहा था, 21 लोग मर गए। उसमें लगभग 180-90 लोग थे, 21 लोगों की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में कोझिकोड है, कोझिकोड को ही कालीकट कहते हैं। कालीकट बंदरगाह वास्को डिगामा, तो वही कोझिकट है, वही कालीकट है। तो इसे कोझिकोड एयरपोर्ट कहते हैं जो इंटरनेशनल है, उसी को कालीकट एयरपोर्ट भी कहते हैं जो इंटरनेशनल ही हुआ, और उसी को करीपुर भी कहते हैं। ठीक है, तो करीपुर, कोझिकोड, कालीकट एक ही बात है। तो वहां एक्सीडेंट हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, और टेबल टॉप एयरपोर्ट का मतलब है कि थोड़ा सा हाइट प्लेस पे है और आगे पीछे ज्यादा समतल जमीन नहीं है, थोड़ा डाउनवर्ड्स है, तो ये थोड़ा मुश्किल होती है। जैसे कोई शिप है, शिप पर कोई प्लेन आया और स्कीट करके समंदर में चला जाए, ये मतलब। आइए, अगला है आपका, एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी डिक्लेयर्ड। मतलब जो दिल्ली की है सरकार, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो एक यूनियन टेरिटरी है, कि जो सरकार है मिस्टर केजरीवाल की सरकार, उन्होंने अभी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी डिक्लेयर किया। यानी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे उनको क्या सुविधा मिलेगी, जरा सुनिए। 2024 तक दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक जितने भी व्हीकल रजिस्टर्ड होते हैं एनसीटी दिल्ली में, उसका लगभग 25% व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं 1 लाख व्हीकल बिकती है 2024 तक, तो उसमें से 25,000 व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल होनी चाहिए।
अब आइए, सब्सिडी टू व्हीलर्स 30,000। अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्कूटी स्कूटर बाइक लेता है, टू व्हीलर्स, दो चक्के वाला, तो गाड़ी की जो भी वैल्यू है मैक्सिमम 30,000 तक सब्सिडी मिलेगी। अगला, अगर कार लेते हैं तो 1.5 लाख तक, अप टू 1.5 लाख रुपीज तक सब्सिडी मिलेगी। और 200 चार्जिंग स्टेशन पूरे दिल्ली में तुरंत लगाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो आधे घंटे में आपकी गाड़ी को, 20 मिनट में आपकी गाड़ी को चार्ज कर देगा। और हर 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन होगा। इन कमिंग 5 years 5 लाख रजिस्ट्रेशन टारगेटेड। दिल्ली सरकार का टारगेट है अगले 5 वर्षों में 2025 तक कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टारगेटेड है रजिस्ट्रेशन का। सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन, रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स विल बी फ्री। कहने का मतलब है कि एक तो मान लीजिए कि बाइक है 1 लाख रुपए की, इलेक्ट्रिकल बाइक है, तो इसमें हमको मैक्सिमम 30,000 रुपए छूटता, 70,000 हुआ। अब उस 70,000 में हम 20,000 रुपए जमा किए, अब हमें 50,000 रुपए लोन लेना है। लोन का जो जनरल है 10% है, और तो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो लोन 8% पे मिल जाएगा, यानी लोन में भी सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट में। इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन ड्यूटी फ्री, नो टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री, ठीक है। रोड टैक्स जो होगा वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फ्री कर देगा रोड टैक्स। मान लेते हैं कि रोड टैक्स साल का 2,000 है, 3 साल के लिए फ्री कर दिया, उसके बाद लगेगा शुरुआत में तो। अब आइए, अगला जो है ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग इनिशिएटिव भी मिलेगा जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल है। यानी अगर हमारे पास डीजल का है, 10 साल हमने कार चढ़ लिए, अब मेरा मन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें, कार ले लें, तो हम इसे स्क्रैप में जाएंगे, उसकी कीमत लगेगी, समझ आई। और अगर वो बिल्कुल खराब है तो स्क्रैप की कीमत लगा, उसका एक चार्ज दे देगा, बाकी उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा, ठीक है। तो ये भी है, पुरानी गाड़ी है, स्क्रैपिंग चार्ज हमें मिल जाएगा डीजल और कार। नेक्स्ट, यूपीएससी की बात करें। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी 2015 से मेंबर थे, रिप्लेस्ड अरविंद सक्सेना। सक्सेना ने ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मेरे कहने का मतलब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे अरविंद कुमार रिटायर्ड। द न्यू चेयरमैन टेक चार्ज, नेम प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, हु इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ यूपीएससी बोर्ड। तो यूपीएससी के वो मेंबर थे, 11 मेंबर होते हैं, उसमें एक मेंबर थे, प्रोफेसर साहब हैं, 20 साल तक कॉलेज में पीजी में प्रोफेसरी किए हैं, वो मेंबर थे। अब अरविंद कुमार रिटायर हुए तो जो प्रदीप कुमार जोशी हैं वो अब चेयरमैन बन गए यूपीएससी के। तो जो रिटायर्ड चेयरमैन जा रहे थे उन्होंने ही पद का शपथ दिला दिया, एज इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिला दिया। तो याद रखिएगा, नाउ द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है, क्या बोलेंगे, प्रदीप कुमार जोशी, एजुकेशनिस्ट। जनरली अब तक आईएएस ऑफिसर होते थे, ये एक प्रोफेसर साहब है। नेक्स्ट, प्रदीप कुमार जोशी's term is till 12th May 2021, and as you know, as a chairman of the UPSC, 6-year term or 65 age, which one complete firstly will retire, ठीक है। और याद रहेगा, यूपीएससी के चेयरमैन को अगर उसको पोस्ट से रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस से होगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से होगा। नेक्स्ट, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हम और आप सब जानते हैं, कोरोना में भी लगे हुए हैं, बाढ़ में भी लगे हुए हैं, एवलेंच होता है तो लगे होते हैं, एवरीवेयर यू कैन सी द हीरो एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उनकी जो वर्दी होती है
बचाव कार्य में जाते हैं, रिहैबिलिटेशन में जाते हैं, तो अब सोचा गया है कि उनकी वर्दी के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर बाएं तरफ सीने पर ऑरेंज कलर होना चाहिए। उनकी यूनिफॉर्म पर एक ऑरेंज कलर का पट्टा लगा होगा। लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, हम अगर देखें तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे लगा होगा, ठीक है, ऑरेंज कलर का पट्टा। तो ये एक नया उनके ड्रेस कोड में डाला गया है, याद रखने की चीज होगी। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं 7 अगस्त को राष्ट्रीय बुनकर दिवस मनाया जाता है। नेशनल वीवर्स डे इंडिया सेलिब्रेट ऑन 7th of August. 8th August, midnight 1942, Quit India movement initiated ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। सबको मालूम है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त के मिडनाइट को शुरुआत मानी जाती है, जगह ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से, जिसमें कहा गया डू और डाई, करो या मरो। एक फिल्म आई है परीक्षा, डायरेक्टेड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रकाश झा। ध्यान दें, प्रकाश झा जो बिहार के रहने वाले, मुंबई में हैं और एक बहुत बड़े अच्छे फिल्म निर्माता हैं। ही इज ऑलरेडी प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर, तो वो प्रोड्यूस भी करते हैं अपनी पिक्चर खुद और डायरेक्ट भी करते हैं, प्रकाश झा। ये प्रकाश झा ने अभी एक मूवी बनाई है परीक्षा। इस परीक्षा में झारखंड में रांची में एक स्कूल है, उस स्कूल को हाईलाइट किया है कि उसी स्कूल में बच्चे जो हैं एडमिशन के लिए मारामारी करते हैं, जो बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं उसके प्रति। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट उठाया है, मैं चाहूंगा कि देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका गोल्ड प्राइज। अब देखिए 7 तारीख को गोल्ड प्राइस बढ़ करके 57,000 पर चला गया और सिल्वर प्राइस हाइक होकर 77,000 पर चला गया। हमें यह समझना है कि यह 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव अपना रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची थी और चांदी भी 77,840 रुपया यानी अपना रिकॉर्ड लेवल को टच की थी। रिकॉर्ड लेवल याद रखिएगा। 7 अगस्त मार्क जुकरबर्ग 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हुए, फेसबुक के फाउंडर हैं। अब तक सिर्फ 3 लोग का जो दौलत है वो 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है। एक मार्क जुकरबर्ग जो अभी अभी शामिल हुए हैं, ऑलरेडी पहले से बिल गेट्स हैं और जेफ बेजोस हैं। तो जेफ बेजोस और बिल गेट्स के बाद तीसरा व्यक्ति कौन है जो 100 अरब डॉलर के क्लब में संपत्ति को लेकर शामिल हुए हैं? तो वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंच लाइन, जहां सेवा ही जीवन का ध्येय है। इस तरह के बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, जहां सेवा ही जीवन का ध्येय, उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जिसमें टायर लगते हैं और हर गाड़ी में टायर लगते हैं, तो हमारी टोटल जो कंजप्शन है व्हीकल्स टायर की, उसका 30%, ठीक है, हम कहां से लाते हैं? चाइना से। वाहन के टायर जो चीन से मंगाए जाते हैं लगभग 30%, उसे खत्म करने हेतु जर्मनी और भारत सहयोग करने जा रहे हैं आपस में, यानी जर्मनी विल बी डू इट। तो हम चाइना से टायर का निर्यात आयात कम करेंगे और जर्मनी हमारी इसमें मदद करेगा, यहां भी फर्म लगाने में और थोड़ा सप्लाई वो कर देगा। इन दैट रिस्पेक्ट, यू नो, चाइना का टायर सस्ता होता था तो आता था, तो भाई तो याद रखिएगा। अब 9 अगस्त पे हैं, 9 अगस्त की बात करें। अब 9 अगस्त पे चलते हैं, गौर फरमाइए। 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे, इंडिजीनियस डे, वर्ल्ड नेटिव डे।
पूरा विश्व 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल्स डे। इसी को वर्ल्ड इंडिजीनियस डे कहते हैं, यानी जो अपने स्थान विशेष पे रहने वाले सदियों से लोग हैं, इंडिजीनियस, स्वदेशी। उसी को हम लोग नेटिव कहते हैं, स्थानीय। तो वर्ल्ड नेटिव डे, इंडिजीनियस डे या फिर ट्राइबल्स डे ऑन 9th of August, the world celebrating. इंडियन रेलवे ओपन म्यूजियम एट मालगुडी एट, ठीक है, अरासुलू रेलवे स्टेशन, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। इट्स ए गुड क्वेश्चन। इंडियन रेलवे ने कर्नाटक के, ठीक है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक स्टेशन है जिसका नाम है अराशोलू स्टेशन। वहां पर उसने अपना एक म्यूजियम खोला है और म्यूजियम का नाम रखा है मालगुडी। याद रखिए, आर के नारायणन की एक कहानी होती थी, जो मालगुडी गांव में ही सारी कहानी फिक्शन था, घटती थी, मालगुडी डेज। तो मालगुडी नाम से ये म्यूजियम अराशोलू रेलवे स्टेशन, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में इंडियन रेलवे ने सेटअप किया है, जो मालगुडी के कैरेक्टर सबका म्यूजियम होगा रेल के बहाने। मॉरिशस ऑयल स्पिल, फ्रांस गिव टू हेल्प एंड इंडिया टू। मॉरिशस में एक जहाज था जो ऑयल टैंकर था और वह हजारों टन पेट्रोलियम लेके मालदीव जा रहा था। मालदीव के एक रॉक से टकराने से ऑयल स्पिल करना शुरू हुआ और लगभग 1/4 ऑयल स्पिल कर गया, बह गया। तुरंत देखते हैं हम, इसकी मदद के लिए फ्रांस आ गया, क्योंकि मॉरिशस में, याद रखिएगा, फ्रांस ने ही अपनी बस्ती बसाई थी, उसी का वो कॉलोनी था, तो एक लगाव है। तो मॉरिशस को बचाने के लिए, ऑयल स्पिल को, इस खतरे को, पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा था, तो आ गया। प्लस इंडिया से दोस्ती है, छोटा सा हिंदुस्तान कहलाता है हिंद महासागर का मॉरिशस। तो हमने भी अपने हेलीकॉप्टर सर्विस और जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन सबको भेज दिया और सब मिलके काम कर रहे हैं। फाइनली ये जहाज ब्रेक भी कर गया 2 पार्ट में, और स्पेलिंग्स हुई, पर संभालने की कोशिश जारी है। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर नेपाल, पाकिस्तान चेंज देयर फिजिकल मैप टू शो इंडियन टेरिटरी इन पाकिस्तान मैप ऑन 4th August पब्लिश्ड। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, जूनागढ़, मानवाधर गुजरात एंड सरक्रीक गुजरात। ध्यान दीजिएगा, जो पाकिस्तान ने अपना नया फिजिकल मैप जारी किया है, तो मैप तो है पॉलिटिकल, लेकिन फिजिकल में उसने जारी कर दिया, आधा पॉलिटिकल आधा फिजिकल। उसमें हमें यह देखना है कि जम्मू कश्मीर को उसने अपने देश में दिखाया है और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को अपने देश में दिखाया है, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया है, ओपन छोड़ दिया है। ठीक है, और नीचे सरक्रीक जो खाड़ी है गुजरात और सिंध के बीच, उसको अपने में दिखा लिया है। भारत का जो जूनागढ़ रियासत है, जो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, उसको वो अपने में दिखा रहा है। तो ये चीजें, नॉट ओनली द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इवन जूनागढ़ इन गुजरात एंड सरक्रीक इन गुजरात, इन चारों चीजों को पाकिस्तान में दिखा रहा है। तो ये है पाकिस्तान। अब ओडिशा टर्न्स टू सीड बॉम्ब्स टू, ठीक है, फाइट ए जंबो एलिफेंट प्रॉब्लम। यूज सीड बॉल्स टू प्लांट्स बैम्बूज दैट इज लविंग फूड्स ऑफ द एलिफेंट्स। ओडिशा ने अपने जंगलों में हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बांस को रोपने के लिए उसके सीड्स को प्रोटीन युक्त चीजों में, माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मैक्रो न्यूट्रेंट को मिला करके उस मिट्टी को जगह जगह बारिश के समय में डाल दिया है हेलीकॉप्टर से, ताकि वहां बैम्बू डेवलप हो जाए। क्योंकि बैम्बू जो है हाथी का एक बहुत अच्छा पसंदीदा भोजन है, तो उसे बांस की तलाश में कहीं और न जाना पड़े, उसके आसपास के जंगलों में मौजूद हो। तो बांस के जंगल हेलीकॉप्टर से इसको सीधे सीड बॉम्बिंग लगाया गया है। बुक्स की बात करें तो करेंगे नहीं, क्योंकि समय समाप्त होता है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट कल बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो कल हम लोग 9th अगस्त और 10th अगस्त भी पढ़ेंगे। ठीक है, 10th अगस्त भी हमारा हो जाएगा कल, हो सकता है तो 11th में भी एंट्री ले लेंगे। इन दैट रिस्पेक्ट आप अच्छे से पढ़िए, रिएक्ट करिए, यूट्यूब को जाकर के दोबारा देखिए
और बेटा जहां दिक्कत हो, आप लोगों के लिए हमने ऑलरेडी देखा है कि फोन नंबर जारी किया हुआ हूं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूं। प्लीज इंटरेक्ट करिए, कोई कमी है बताइए। ठीक है, कोरोना खत्म हो तो हम थोड़ा सा कैमरा ले आए और माइक ले आए और एक एलईडी लगा के डायरेक्ट हम आपके साथ रूबरू हो करके आपको देखते हुए आपके जो रिएक्शंस हैं नाम के साथ आएंगे, उसको पढ़ के दैनिक जवाब दे दे। मैं खुद बेसब्री से इस व्यवस्था का इंतजार कर रहा हूं कि किसी भी तरह से कोरोना खत्म हो और यह चीज हमारे सामने में तैयार हो जाए। थोड़ा प्रतीक्षा जरूर करिए, पर याद रखिएगा देर आए दुरुस्त आए। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने मैनेजमेंट बॉडी से कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।